So the other day we were doing the steps of selection, right? Steps of selection. उसमें पहला step क्या था? Preliminary interview. I explained it to you. The second step was receiving application. It was screening application. Then it was employment test. Then employment interview. Then reference check. Then medical examination. And then finally selection. उसके बाद हम आपको ये भी बताए थे कि selection process is not deemed to be complete unless you get the contract of employment or the offer letter. Selection के नीचे एक process आता है, selection के बाद लिख लेना, लास्ट में एक process आता है evaluation. मान लो तुमने कुछ implement किया, तो तुम ये evaluate करोगे ना कि वो business में तो हर चीज को evaluate किया जाता है, हर चीज को evaluate करके देखा जाएगा कि whether this was the right thing we did or not, and if we did not do, is there any more right way to perform that activity. किन किन चीजों से हम एक सिलेक्शन प्रोसेस को इवैल्यूएट करें? सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन का क्या काम होता है? बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लेना, यही होता है ना? तो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लेना होता है. फिर भी ये एरर तो हो ही सकता है कि शायद जो बेस्ट फिट हो वो नहीं आए, हो सकता है ये चीज. तो उसको इवैल्यूएट करना जरूरी होता है कि गलती कहाँ हो गई, किन किन बातों पे या किन किन फैक्टर्स पे हम इवैल्यूएट करते हैं. नंबर 1, कॉस्ट पर हायर. कॉस्ट पर हायर, आपने कैंडिडेट को हायर करने में इतना पैसा लगा दिया जो कि अननेसेसरी था, वेस्ट था. अगर हम एचआर की कोई एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं तो हमको कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस. ओके, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एंड बिजनेस में हर चीज हम कॉस्ट फैक्टर पे देखते हैं. नेक्स्ट इज टाइम पर हायर. Time is money in business. Understood? Time is money in business. This is the last time I am telling you, those students जिनका screenshot Yes, ma'am. on नहीं होगा, I'll mark them absent. Time per hire. Time per hire का मतलब किसी कैंडिडेट को लेते वक्त आपने इतना टाइम लगा दिया. रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप एक्सपर्टीज नहीं कर रहे. आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस निकाला मार्च 2021 में और अगले अक्टूबर 2022 तक आप रिक्रूटिंग करते जा रहे हैं साल भर से ऊपर. बीपीएससी वगैरह ऐसे रिक्रूट करती थी ना, 3 साल से रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है. दैट इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसको उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगी तो पैसा डूब जाएगा बहुत. ठीक है, और रेपुटेशन खराब होता है, ये एक अलग प्रॉब्लम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन खराब. Time per hire. Next, despite the fact that you have tried your best to bring in the best quality people in your organization, still there are possibilities of wrong people or not the correct fit people creeping into that selection process. So we will evaluate the selection process on the basis of क्वालिटी ऑफ हायर. समझ आई? बात समझ में आ रही है? उनको नहीं आ रही? बताओ. Yes, ma'am. No, Adarsh has a problem. बताओ. क्वालिटी ऑफ हायर नहीं समझ में आया. मान लो ऑर्गेनाइजेशन का जॉब डिस्क्रिप्शन आया. जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑर्गेनाइजेशन को मन है कि वो एक सीनियर मैनेजर हायर करे. तो सीनियर मैनेजर के लिए उसको कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लोगों का मैनेजमेंट होना चाहिए, कभी कभी आप स्पोक्स पर्सन भी होते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कुछ कोर्स किया हुआ होना चाहिए, आपका इतना ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसी चीजें हैं. तो सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपने रिटन लिया, इंटरव्यू लिया, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे जब आपने उनको काम करते हुए देखा तो आपको लगा कि ना एफिशिएंसी तो ठीक नहीं है, इसकी गलत लोग हायर कर दिए.
समझ में आया? तो क्वालिटी ऑफ हायर पे भी इवैल्यूएट करना सिलेक्शन प्रोसेस में जरूरी है। हो सकता है तुमको लग रहा है कि तुम्हारा स्क्रीनिंग प्रोसेस ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ पीपल जो तुमने हायर किया वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो तुम्हारी साइड से हो रही है, तुम्हारे सिलेक्शन प्रोग्राम में गड़बड़ है। तुम डम डम लोगों को लेके आ रहे हो और जीडी नहीं रखे हो। समझ में आया? जनरली सेल्स और इंश्योरेंस में जो लोग होते हैं, अब वो बोलेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? हाँ, बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं कर सकते कस्टमर से, वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए, तो डम की तरफ बैठ जाएगा, कैसे बिकेगा? वो तो देखते नहीं हो इंश्योरेंस वाले लोग का कम्युनिकेशन, अरे सर आप देख के रखिए, बस ये आप ही के लिए डिजाइन है, एंड दे शुड हैव द कन्विंसिंग एबिलिटी। बहुत बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, स्विच बोर्ड की कंपनी है, मान लो स्विच बोर्ड बेच रहा है अपना, जो कंप्यूटर का स्टैब्लिशमेंट करवा रहा है। अब यहाँ पे जो टीसीएस का ऑफिस बना, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी को तो मिला होगा ना, किसी न किसी को वायरिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, तो उसके लिए तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा कि हम करेंगे। लेकिन जो अच्छा निगोशिएट कर पाए, है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और भी चीजें, पर्सनल सेलिंग वगैरह, पर्सनल सेलिंग समझते हो? एक होता है एडवर्टाइजमेंट, तुमने टीवी में देखा, तुमको एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा तो तुम चले गए खरीदने। जैसे किंडर जॉय का ऐड आता है, अब इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि बच्चे सिर्फ टॉय की वजह से किंडर जॉय खरीदने चले जाते हैं, उनको टॉफी से कोई मतलब नहीं। दिस इज द काइंड ऑफ सेलिंग। लेकिन एक होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि इन चीजों का तुम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि तुमको एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का आईपैड देना है अपने ऑफिस में। तुम्हारे ऑफिस में 1.5 लाख लोग काम करते हैं और 1.5 लाख पीसी की जरूरत है, तो वो टीवी पे ऐड देगा कि हम एप्पल का सामान बेचते हैं। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत वाइज, कोई बहुत की पर्सनल उसका आ करके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात करेगा कि हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट कर रहे हैं, हम एप्पल की फैसिलिटी, उसका जो सॉफ्टवेयर है ये इंक्रिप्टेड है, और भी बहुत सारी चीजें, प्राइस का भी। यू नीड सम गुड पीपल ना। तो हो सकता है कि सिलेक्शन से प्रोसेस में क्रीप कर गया हो एरर, और कोई रॉन्ग पर्सन आ गया है, तो इसीलिए तुम्हारे सिलेक्शन प्रोग्राम का इवैल्यूएशन होना जरूरी होता है। टेस्ट क्यों लिया जाता है? पढ़ा दिए, ठीक है मैम पढ़ा दी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम अच्छा पढ़ाई, कुछ बोलेंगे कि कहाँ कुछ पढ़ाई, लास्ट में टेस्ट लेंगे तो फिर तुम्हारा भी इवैल्यूएशन होगा कि भाई पढ़ाए तो तुम, कि तुम्हारे हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, समझ आया आदर्श? ओके, देन यू हैव फोर्थ पॉइंट, cost per hire, time per hire, quality of hire, and then there is evaluate हम करेंगे कि selection program audit। सिलेक्शन प्रोग्राम ऑडिट, ऑडिट समझते हो? अकाउंट्स का ऑडिट पढ़े हो ना? देखिए, ऑडिट करने का क्या मतलब होता है बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जनरल टर्म है, बस ऐसे ही बताओ ऑडिट मतलब क्या होता है। चेक करना, ऑडिट मतलब होता है ना चेक करना। अकाउंट्स का ऑडिट तो तुम लोग जानते हैं, examination of financial conduct. so not just financial, it's not, auditing is not just financial, this is what I wanted to make clear। HR ऑडिट भी होता है। HR ऑडिट में क्या देखा जाता है? देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह का जो डेटा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है कि हमने अपने अच्छे अपने आप को अच्छा क्लेम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ये सब दिखाती है कि हमने इतने लोगों को ट्रेन किया। हो सकता है कि सही में ट्रेन नहीं किया होगा, सिर्फ लिख दिया, उतना सारा
क्योंकि वो अपना पैसा बचा ली। तो जब ऑडिट होगा तो बताएंगे, डिटेल्स लाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, प्रोग्राम के बारे में सब कुछ पूछेंगे। आपने ये दिखाया कि आपने इस साल इतना रिक्रूटमेंट किया है, तो आप बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है कि यू आर प्रोवाइडिंग जॉब, एंड इन रियलिटी आपने रिक्रूट किया ही नहीं है इस साल। दिखाइए सारा प्रोसेस, कहाँ रिक्रूट किया, कौन है, ऑफर लेटर कितना है। ये चीजें एचआर ऑडिट में आती है। प्लस एचआर ऑडिट से और भी चीजें निकाली जाती हैं, जैसे एम्प्लॉय गिरमार्क्स। अब हम मैनेजर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, हमने चुप कराया हुआ है तुमको, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। और हम क्लेम कर रहे हैं कि हम बड़ा अपने एम्प्लॉयज को मानते हैं, एम्प्लॉयज यहाँ बहुत खुश है। ऑडिट होगा, तुम्हारी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जाएगी, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे एब्सेंटिज्म का क्या कारण है, क्यों नहीं आना चाहते हो तुम, ओवरऑल वर्क लाइफ कैसा है। समझ में आई बात? तो सिलेक्शन प्रोग्राम ऑडिट, जो सिलेक्शन का पूरा प्रोग्राम है, इसका वेरियस एस्पेक्ट से ऑडिटिंग की जाती है। सिलेक्शन प्रोग्राम में क्या क्या बचा था लास्ट में? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बताइए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेने का क्या रेलेवेंस होता है? टेल मी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू? क्योंकि आपने टेस्ट तो डिजाइन कर लिया, फिर आदर्श सेम पर्सनालिटी, कमिटमेंट, हाँ कमिटमेंट भी, यू कैन फाइंड आउट द इंटरेस्ट, रेस्ट। बाकी आप लोग बताइए। कम्युनिकेशन, हाँ, और Ma'am, his skills, expertise. एक्सपर्टीज एज इन एक्सपर्टीज, Ma'am, ओके, ma'am in decision making. हाँ डिसीजन मेकिंग, योर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। आपको केस स्टडी या कुछ कंडीशंस पुट फॉरवर्ड किया जा सकता है, एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। मैम उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है कि नहीं वो? हाँ, तुम्हारा टेम्परामेंट, तुमसे बार बार तुमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है और बार बार तुमसे वो पूछा जा रहा है, तो वो यही देखेंगे ना कि 3-4 बार पूछ ले और 5वीं बार में ये रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो अभी इसको ग्रुप में डाल दिया तो ये तो चिकम चलने शुरू कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो जरा भी बर्दाश्त करने की या चीजों को टैक्टफुली या स्मार्टली हैंडल करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, सो हम कितना भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट। व्हाई इज इट दैट इम्पोर्टेंट? बिकॉज when you're taking employment interview, you can see that person one on one. That person is sitting in front of you, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी जजमेंट कैपेसिटी, और ये सारी चीजें भी जज की जा सकती हैं। ठीक है, देखिए ये रूल है जगह पे कि जब हमारा, मान लो कि किसी कोई एग्जाम है, उस एग्जाम का रेशियो जो है एग्जाम का पास करने का, मेरिट लिस्ट बनने का, वो 90:10 है। ठीक है, और 200 मार्क्स का पेपर है, रिटन कितने का हुआ? 90 9:10 है पेपर रेशियो, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिटन का मार्क्स कितना? 180 180. इतना टाइम लगता है? यूटीएट दबा दोगे तुम लोग तो कॉमर्स में 200, ठीक है, 180 रिटन के मार्क्स में ऐसे निकाल देगा, और 20 नंबर का इंटरव्यू दे दिया। देखो, मान लो कि अगर तुमने बहुत हाई स्कोर कर लिया है इंटरव्यू में, इवन इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी हाई इन इंटरव्यू, इतना कि तुमको 170 नंबर, इतना अच्छा तुमने परफॉर्म किया, लेकिन अगर तुम्हारा 20 में नंबर 6 आ गया और वो फेल है, तो तुम फेल हो जाओ ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है
रिटन में इतना अच्छा मार्क्स तुम ले आए और इंटरव्यू में तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। ये भी एक तरीका होता है एरर को बचाने का, कि एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स तो आना चाहिए इंटरव्यू में अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरव्यू। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो तुम लोग भी सुने होंगे, इंटरव्यू में सेटिंग की बात सुने हो? सब सुना होगा। I have experienced it also. देखिए, problems in interview. Let's discuss. The next topic is problems in interview. First point is halo effect. Second point, projection error. हेलो इफेक्ट का मतलब जानते हैं? रामायण महाभारत देखें? All of you, anyone knows what is the meaning of halo effect? No? भगवान वगैरह के सीरियल देखे, धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत? यस मैम। उसमें देखें कभी कि ध्यान दिए आप तो कि जब भगवान निकलते हैं कहीं से दिखाएगा कि भगवान निकल रहे हैं तो उनके पीछे सिर पे यहाँ पर एकदम गोल गोल सा क्या लाइट दिखाया जाता है। अच्छा, अब दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है? सिर्फ एज अ व्यूअर बोलो, मान लो तुम टीवी देख रहे हो और एज अ व्यूअर तुम बोलो कि उस लाइट से तुम्हारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है। तुम देखते हो तो तुम क्या सोचने लगते हो लाइट देख के? पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव। डिप्लोमेटिक। हम तुमको बोले दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस तुम सोचो कि तुम टीवी संडे का दिन है बैठ के रामायण देख रहे हो और तुमको वो गोल गोल दिख रहा है। अब बताओ। हाँ खुशी मैम डिवाइन होता है, कुछ डिवाइन पावर। मैम सिर्फ गोल गोल लगता है मैम, और क्या? एक विजुअल इफेक्ट होता है कि डिवाइन पावर का। डिवाइन पावर और कुछ? मैम बिलीफ, पॉजिटिविटी आती है, हाँ लॉयल्टी वाली फीलिंग आती है, स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आती है। सुपीरियरिटी दिखती है। यस मैम। ठीक है, ये आदर्श फिर से दिमाग लगाने लगा कि कुछ तो होगा, मैम पूछी है तो। सी, जब आपको लाइट दिखती है तो उस समय आप कुछ और सोच पाते हैं क्या? बस फोकस चला जाएगा तुम्हारा उस चीज की तरफ, भगवान निकल रहे हैं टाइप्स। तो स्क्रीन पे कुछ और भी होगा ना, तो उस पे तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा, चाहे तुम 42 इंच के टीवी पे क्यों ना देख रहे हो। तुम बस उसी पे फोकस किए रहोगे, वो जो चक्र पीछे से निकल रहा है और वो जो आदमी निकल रहा है। अंडरस्टूड? यही होता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट का मतलब है कि तुम्हारा कोई एक क्वालिटी ऐसा जो कि इतना डोमिनेट कर जाए मेरे सिर पे, यानी आई कंसीडर माय सेल्फ हियर एज एन इंटरव्यूअर, मेरे सिर पे इतना डोमिनेट कर जाए मेरे साइकोलॉजी पे कि हमको बाकी कुछ दिखे ही ना तुम्हारे अंदर। जैसे जैसे हम ये मान लें these are problems और these are errors in interview। errors लिखो, error ज्यादा अच्छा वर्ड है। errors in interview मतलब हम ये मान लें कि आदर्श एक मिलियनेयर का बेटा है, ठीक है? ही इज द सन ऑफ अ मिलियनेयर। मर्सिडीज से इंटरव्यू देने आया है वो, एकदम चकाचक,
ठीक है, और हम इंटरव्यू ले रहे हैं और हमको पता चल गई ये बात कि he is the son of a very rich person and he is very very wealthy, और हमको जिस चीज के लिए इंटरव्यू करना है वो चीज को हम पीछे रख दें कि सच में इसमें वो स्किल है कि नहीं, या किसी और में ये स्किल इससे बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जब हो जाती है, यानी कि तुम्हारा कोई एक ट्रेट इतना डोमिनेटिंग है मेरे सिर पे कि हम बाकी चीज भूल गए, ये होता है हेलो इफेक्ट। हेलो से हेलो याद रहेगा कि वैसे ही लाइट जो बाकी चीजों को देखने लगे। अब बहुत रईस बाप का बेटा है तो भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये एरर है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हम बहे जा रहे हैं। और ये सारी चीजें अपने मन से नहीं बनाई गई हैं, ये बहुत रिसर्च करके लिखा जाता है ये सारी चीजें। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एचआर में पढ़ रहे हैं ये अपने मन से नहीं डाल दिया गया है किताब में, दीज आर थॉरली रिसर्च, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा लिखा गया है, उस पर बहुत रिसर्च करने के बाद तो होता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस चेक होता है। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोजेक्शन एरर। अब मान लो तुम यहाँ प्रोजेक्शन एरर यानी कि तुम यहाँ से पास आउट होकर के चले गए, कहीं तुमने मास्टर्स कर ली, कहीं पीएचडी कर लिया, किसी बहुत बड़े पोस्ट पे तुम चले गए आज से 10 साल बाद, और तुम इंटरव्यू कर रहे हो किसी का, और तुम जब इंटरव्यू कर रहे हो तो सीवी में जैसे सीवी आया तो तुमको दिखा सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज का कोई लड़का आया है इंटरव्यू देने के, थोड़ा सा तो तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा ना उसके प्रति, तुमको लगेगा कि मेरे जैसे बैकग्राउंड से आया है, हम ही है वो, हम भी, सब कुछ रिमाइंड होने लगेगा कि हम इस कॉलेज से निकले हैं, हमने टीचर से पढ़े हुए बेंच कॉलेज, एवरीथिंग इन फ्लैश ऑफ मोमेंट। प्रोजेक्शन एरर का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर को अपने जैसा जो कैंडिडेट मिलता है उसके प्रति उसको सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जैसे कि आई एम एन एमबीए, ठीक है, और कोई एक पोस्ट है जिसपे कि एमकॉम और एमबीए दोनों लोग एलिजिबल हैं, अब मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा कि हम एमबीए वाले को लेंगे, ये साइकोलॉजिकली है, हम ये जानबूझ करके नहीं करेंगे, आई विल नॉट डू इट डिलिबरेटली, लेकिन ये दिमाग में आ जाएगा, ये इंस्टिंक्ट है मेरा बिहेव करने का, तभी तो इस पर रिसर्च हुआ है। हम क्लास में टीचर का एक दो बच्चा फेवरेट हो जाता है, क्या वो सोच के आता है जिसको फेवरेट बनाना है, हो रहा है तो हो गया बिना मतलब, तो बाकी बच्चे देख के बोलते हैं अभी ऐसा क्या है फेवरेट है, होता है ना। तो यही चीजें होती है। प्रोजेक्शन एरर का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर को लगता है कि मैं जैसा है, मेरे बैकग्राउंड का है। अब तुम देखो तुम्हारे क्लास में इतने बच्चे बैठेंगे, कोई तुमको अपने गांव का मिल जाएगा, अरे कहाँ से हो, कहाँ पे हो, ये दुकान, वो पीपल का पेड़, ये वो सब होने लगता है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर फैसिनेटेड, वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीपल ऑफ आवर सिमिलर बैकग्राउंड। तो ये खासकर होता है अगर बाहर जगह पे कहीं तुमको अपनी जगह का लोग मिल जाए। प्रोजेक्शन एरर मतलब समझ में आया? आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, यू नो, आई प्रोजेक्ट द इंटरव्यूई जस्ट एज आई विल प्रोजेक्ट माई सेल्फ, कि हमको अपनी जैसी क्वालिटीज इसमें चाहिए, मेरा सिमिलर स्टडी बैकग्राउंड हो, मेरे जैसे, मेरे घर का हो, पटना का हो, तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ आई बात? थर्ड एरर इज स्टीरियोटाइपिंग एरर। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है ये तो पता होगा, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइपिंग समथिंग? लिटरली मीनिंग मत बताओ, एग्जांपल कोई दे दो। स्टीरियोटाइप करना किसी चीज को, Girls want to go there because या फिर सबको माला है कि मतलब धारणा होती है, प्रिजम्पशन होती है कि यहाँ पे लड़के नहीं जा सकते, ये काम नहीं किया जा सकता है, ऐसे। हाँ थोड़ा सा क्लोज हो तुम, हाँ ये आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं। हाँ
जैसे stereotype. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, तुम लोग रिलेट भी कर पाओगे। जैसे बिहारी है तो इंग्लिश नहीं जानता होगा, स्टीरियोटाइप करना। बिहारी है, अरे तुम बिहार से हो फिर भी इंग्लिश बोल रहे हो। ये एक धारणा बनी हुई है, जो अभी इसने बोला अंजलि ने, कि धारणा बन जाना किसी चीज को बिना किसी लॉजिक के। जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो कुछ दिन पहले जो मैटर हुआ, आई थिंक कि आपको वो ध्यान होगा। देयर वाज अ कैफे इन दिल्ली which forbade a woman to enter, Women in Indian saree. because she was in sari, she was wearing a sari, और उसको मना कर दिया गया क्योंकि साड़ी is not cool, sari is not cool, sari is not a western dress and in cafe you're supposed to come in a cool dress। तो इस पे काफी हंगामा हुआ, कैंपेन हुआ, उसके बाद ही ये सारी चीजें फॉलो हुई, फैब इंडिया का नो बिंदी नो बिजनेस वगैरह चीजें। आप जब इन चीजों को फॉलो, सोशल मीडिया पे खाली फेसबुक इधर उधर मत किया करो, ध्यान भी दिया करो कि क्या चल रहा है, जरूरी की चीजें जो बिजनेस से बहुत रिलेटेड है। ओके, तो ये क्यों हुआ वो, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि साड़ी इज नॉट अ कूल ड्रेस। इफ यू आर वेयरिंग अ साड़ी, आप बहुत ट्रेडिशनल है, साड़ी इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस। आप साड़ी पहने हैं तो आप कूल, आप एम्पावर्ड वुमन नहीं दिख रहे हैं। अंडरस्टूड? ये धारणा है ना, और ये गलत धारणा है, ठीक है? Yes, ma'am. इसको स्टीरियोटाइपिंग एरर कहते हैं। जैसे बिहारी हो तो बाहर जाओगे तो बोलेगा बिहारी हो तो तुम हर समय लिट्टी चोखा खाते होगे, तुम्हारा फेवरेट फूड लिट्टी चोखा होगा। दिस इज नॉट द थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि हम ये मान लें क्लास में पढ़ाते वक्त कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आए हैं, जो कि बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, अगर हम ये मान लें तो क्या ये स्टीरियोटाइप नहीं होगा? जबकि ऐसी कोई बात नहीं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसी कोई बात नहीं है। English is just a language. English is not a clear-cut certificate of your wisdom or intelligence. It's a language. तो अगर कोई इंटरव्यूअर ये मान लेता है कि तुम हिंदी मीडियम से आए हो तो इसलिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब ही होंगी, आपको बहुत सारे टॉप पोजीशन पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम चलाने लायक इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम लोग कम्युनिकेशन का सिनोनिम ही इंग्लिश बना दिए हैं। लोग तो इंग्लिश बोल के भी इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, राइट? तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस पढ़ते हो, स्टार्ट होता है और लास्ट उसका पढ़े हो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, वो पढ़े होंगे। Yes, ma'am. कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है? फीडबैक। क्लास में हम बहुत लोगों से कम्युनिकेशन का इसका मतलब मेरा नहीं होता है, क्योंकि दे डोंट गिव फीडबैक एवर, तो वो इंग्लिश में सोचें या फारसी में सोचें, क्या फर्क पड़ता है? दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। But when I'm talking to you and even if you're replying to me in Hindi, that is communication done. समझ रहे हो बात? तो स्टीरियोटाइप बनाना इंटरव्यूअर के लिए कभी-कभी गलत होता है, उससे भी रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है। जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो विल फाइंड रॉन्ग, कोई बहुत फास्ट, कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन अंदर उसकी कोई सब्सटेंस है ही नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, राइट? तो वैसी चीजों से इंटरव्यू को वो एक एरर होता है जो प्रीपिन होता है। आई जस्ट गेट ब्लोन अवे और आई हैव एनी काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप अटैच्ड टू द थिंग कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो बहुत अच्छे होंगे, आप शहर के हैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप पैसे वाले हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे, दीज थिंग्स, जबकि ऐसी बात नहीं होती है हमेशा। अंडरस्टूड? सो दीज वर द फ्लॉज ऑफ interview. The other day, see, with this we are done with recruitment and selection.
ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का टॉपिक इज ओवर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है, तो उसमें भी कुछ बहुत मजेदार अप्रेजल का मेथड्स है. ये बोलिए सर, अनाउंसमेंट कर दीजिए. अनाउंसमेंट करना है. ये लास्ट क्लास कब होता है? Okay. So with this, we are done with recruitment and selection. From the next class, we will start performance appraisal. Okay. There are some important and there are some wonderful methods in even in performance appraisal that I know that you will enjoy. Also in last class, Adarsh asked me a question